आप जाने माने सीए भी हैं शरद कोहली। देखिए ये बहुत सारे क्लेम्स, इनफॉर्मल सेक्टर की बात होती है, बेटर जो कानून है उनका अमल भी कई बार की 10 आदमियों की कंपनी है, उसमें पीएफ आएगा नहीं आएगा, 20 की है, वो बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के चलते जो लोग पहले ही नौकरी कर रहे थे अब वो खातों में या आंकड़ों में भी दर्ज हो रहे हैं। क्या एक हकीकत यह भी है जब ये आंकड़े पेश किए जाते हैं? संदीप, पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा, आज स्टूडियो नहीं पहुंच पाया, किसी अनिवार्य कार्य से मुझे दिल्ली से दूर रहना पड़ा। आज शाम तक वापसी होगी। आपने एक बात काम की कही कि कोई हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम करता है उसको रोजगार मिला हुआ मान लिया जाता है। चार कैटेगरीज में हम अर्थशास्त्र में बांटते हैं संदीप। पहला, जिन लोगों को नौकरी मिलती नहीं। दूसरा, जो नौकरी करना चाहते नहीं। इसमें महिलाएं, मैं आपको बता दूं कि कुल 24% महिलाएं देश की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, बाकी महिलाएं काम नहीं करती हैं। तो पहला, नौकरी मिलती नहीं। दूसरा, जो काम करना चाहते नहीं। तीसरे, वो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक किसान के घर में 5 आदमी है, 2 एकड़ का खेत है, सब पांचों उसी में लगे हुए हैं, साल की 2 लाख की कमाई है, 1 लाख की कमाई है, सब लोग उसी में, सब समझते हैं हमें रोजगार मिला हुआ है। और चौथी कैटेगरी है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड होता है जो आपने जिक्र किया कि अगर हफ्ते में 1 घंटे भी काम मिलता है तो हम उसको रोजगार मिला हुआ मान लेते हैं। इन आंकड़ों में, जो आंकड़े आरबीआई क्लेम्स की रिपोर्ट में आए हैं, इसमें वो चौथी कैटेगरी भी इंक्लूडेड है। पहले तो ये समझिए। दूसरा, एक कड़वा सच संदीप ये है कि अमेरिका में आपने देखा होगा, आप तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खूब ट्रैक करते हैं, अमेरिका में आप रियल टाइम में भी बेरोजगारी के आंकड़े ट्रैक कर सकते हैं। हर मिलते महीने, हैं, हर हर हफ्ते, दूसरे तीसरे दिन रिलीज होते हर हैं। दूसरे, यहां कोई डेटा ही इनफैक्ट नहीं है। रियल, जी हाँ, रियल टाइम में। मुझे लगता है कि अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो पहले बीमारी को पकड़ना पड़ेगा। तो आपको एक ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट पैरामीटर बनाना पड़ेगा। और खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो कि 94-95% आपकी अर्थव्यवस्था का है, तो जब तक आप बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे तो आप बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? ये बहुत नहीं, ये बड़ा प्रश्न। और ये तस्वीरें आज जो, से नहीं, जब भाई तस्वीरें हैं, वो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलती, बोल देती हैं। आजकल बहुत कुछ ऑल्टरिंग होती है, बहुत कुछ खेल हो जाते हैं तस्वीरों के साथ। फैक्ट चेक हमेशा करना चाहिए दर्शकों को, ये मैं बिल्कुल मुफ्त की सलाह दूंगा। लेकिन जो भड़ूच में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है या हमने उत्तर प्रदेश में होते देखा, बिहार में होते देखा, कोई इम्तिहान होता है, ट्रेनें भर जाती हैं, होटलों में, बसों में कोई पैदल ही जा रहा है, जो ये मार मचती है। अगर इतने रोजगार सृजित हो रहे हैं, ये मार क्यों मची हुई है? मैं एक और कड़वा सच संदीप इसका बताता हूं। मैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ हूं, अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ हूं, और वहां पर दर्जनों कंपनी आज मेरे पास ऐसी हैं संदीप, जो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ सैकड़ों के हिसाब से रिक्त स्थान है, वैकेंसीज हैं, पर हमें ट्रेंड मैन पावर नहीं मिलती। मतलब जिस काम के लिए हमें व्यक्ति चाहिए, उस काम को सीखा हुआ आदमी हमें नहीं मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट, मुझे लगता है आपने बजट का परिप्रेक्ष्य रखा है, तो फोकस इस बजट में स्किल डेवलपमेंट पे अगर ना हुआ तो आप बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने से फिर दूर रह जाएंगे। कौशल विकास जिसको कहते हैं, आपको याद होगा, आप तो खूब ट्रैक करते हैं कि कौशल विकास मंत्रालय बना हुआ है। पीछे एक मंत्री साहब को सैक भी किया गया था क्योंकि कौशल विकास का जो परफॉर्मेंस था मंत्रालय का, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो स्किल डेवलपमेंट पे कौशल बहुत विकास ज्यादा के ध्यान देने कितने की जरूरत मंत्री है। हो चुके हैं? 2015 में ये मंत्रालय बनाया गया था। ये अच्छे खासे जी, पत्रकारों को हमारा काम होता है, हम भी नहीं बता पाएंगे कौशल विकास मंत्री कौन है। और प्रोफेसर अखिल स्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल विकास की भी अगर हम बात करें, हम बहुत सारे नारों में बंद कर रह जाते हैं क्या? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। अब स्टार्टअप ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, तजर्बा हमें बताता है 10 में से 9 तो बैठ जाते हैं स्टार्टअप्स। हम स्टार्टअप कल्चर पे इतने बुलिश हो रखे हैं कि उसको मैं क्या कहूं। अब जो बात आती है स्किल इंडिया की, 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास किया गया, सरकार के आंकड़े। नौकरी मिली 22 लाख को। जितनों का कौशल विकास कर रहे हैं उतनों को नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। और यहां पर आरबीआई क्लेम्स का डेटे के जरिए क्लेम किया जा रहा है 8 करोड़ रोजगार मिल गए। तो काहे परेशान हो रहे हो प्रोफेसर अखिल स्वामी?
देखिए संदीप जी, असल में जो समस्या है वो ये है कि एक अगर जो डिमांड क्रिएटर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो। अब ये डिमांड क्रिएटर्स कौन है? एक तो एम्प्लॉयर है जो कि प्राइवेट सेक्टर है, पहले हुआ करता था पीएसयू, तीसरा हुआ करता था सरकारी, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिक्रूटमेंट्स किया करते थे, इनके अंदर एक कंपटीशन होता था। मकसद पीएसयूज का और गवर्नमेंट सेक्टर का अलग होता था, प्राइवेट सेक्टर का अलग होता था। जो मेधावी लोग होते थे, जो कंपटीशन में पास कर जाते थे, वो सरकारी या पीएसयूज में चले जाते थे और क्योंकि वहां अच्छी तनख्वाहें मिलती थी बच्चों को, कंपटीशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छी तनख्वाहें रखनी पड़ती थी और लोगों को नौकरी भी देनी पड़ती थी। अब आपने अपने जो पूरी आर्थिक स्थिति है उसको इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया कि 70-80 लाख आप नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं भरेंगे, पद नहीं भरेंगे, पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर देंगे। जब हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे तो मोनोपोली क्रिएट होगी कि नहीं होगी? नहीं, पर सारी नौकरियां सरकार नहीं दे सकती है ना प्रोफेसर अखिल स्वामी, सारी नौकरी सरकार थोड़ा दे सकती है। नहीं संदीप जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर बिहार के अंदर एक साल पहले 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है तो पूरे हिंदुस्तान में 60-70 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। अगर सरकारी ही नौकरी मिल जाए तो कम से कम वो एक गैप पूरा होगा और जब 70-80 हजार की तनख्वाह मिलेगी सरकारी नौकरी में लो बच्चों को, तो बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाएंगे। अच्छा, ये जो कहा अभी कोहली साहब ने कि साहब उनके अंदर क्षमता नहीं है, हमारे बच्चों के अंदर, आईटी के बच्चे अगर 37% को नौकरी नहीं मिल रही है तो ये कौन सा कौशल विकास की हमारे आईटी के अंदर कमी पड़ गई? वास्तविकता यह है क्योंकि आपने हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया है और प्राइवेटाइज करके आप चाहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट। देखिए, हमारे असल में जो नेतागण हैं वो विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में बड़ी बड़ी सड़कें देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हैं। अरे वहां पॉपुलेशन नहीं है, हिंदुस्तान की समस्या बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चाहिए। तो हमें अपनी, नहीं सही बात कह रहे हैं, हमें अपनी समस्याओं के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर हम रणनीति बना रहे हैं और बजट देखिए पुश देता है ना कुछ इलाकों की, यहाँ पे हम निवेश करेंगे, इसका हम जो बजटरी एलोकेशन है इस सेक्टर का आगे बढ़ा देंगे। सेक्टर्स कौन से हैं जो नौकरियां दे सकते हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये मेक इन इंडिया जो सपना 2015 में हमने देखा कि 25% हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी का पुट मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए, वो 15 से नीचे घुस गया, उल्टा हो गया। तो ये पुश जो देने के सेक्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, एक रियलिटी, क्या उसके लिए कैलिब्रेटेड एक अप्रोच, एक चरणबद्ध नीति बनाने का काम भी हम देख सकते हैं क्या? Is it about time? मैं बिल्कुल ये सेक्टर्स पे आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कोहली साहब ने बताया कि तरह तरह के रोजगार हैं, अलग अलग कैटेगरी के, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए रियल डेटा की ज़रूरत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आंकड़े हमारे पास हैं, हम जानते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लेम्स ऐसा डिफाइन करता है जिसमें सब्सिडी एम्प्लॉयमेंट भी जोड़ा हुआ है, तब आपको ऐसे आंकड़े मिलेंगे कि 20 मिलियन जॉब जो है एक साल में जनरेट हो रहे हैं।